विश्व प्रसिद्ध स्थल, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाइट सैंडरूस जो कि यूएसए में है। ओके, व्हाइट सैंडरूस में ये अमेरिका ने जो है जुलाई 1945 ईस्वी में पहला नाभिकीय विस्फोट जो किया था, यही व्हाइट सैंडरूस से किया था, जो कि अमेरिका में ही पड़ता है। आगे है विलिंग्स गेट जो कि लंदन में है। यह ब्रिज जो है लंदन का प्रसिद्ध मछली बाज़ार है, लंदन का प्रसिद्ध मछली बाज़ार है, ठीक है, तो विलिंग्स गेट। ओके, आगे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में पड़ता है। इसे 1867 ईस्वी में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल जो है लिबर्टी एंड एनलाइटिंग द वर्ल्ड। प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृति बनी हुई है जो 7 महाद्वीपों का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई जो है 151 फीट है, 151 फीट 1 इंच है। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है और 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी में यूएसए ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। ओके, किसे? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जो कि यूएसए में ही है। ओके, आगे है रेड स्क्वायर, ठीक है, रेड स्क्वायर ये कहाँ पड़ता है? तो ये रूस में पड़ता है। रेड स्क्वायर ये रूस में पड़ता है। यह जो है क्रेमलिन में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ लेनिन की समाधि है। कहाँ है? तो लेनिन की समाधि है। कहाँ पे? तो रूस में। रेड स्क्वायर, तो लेनिन की समाधि अगर बोल दिया तो रेड स्क्वायर में है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो यूएसए में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस जो है ये फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। ओके, फ्रांस के राष्ट्रपति का ये सरकारी आवास है। कौन सा? तो एलिसी पैलेस। आगे देखते हैं लोपनोर कहाँ पड़ता है? तो ये चीन में पड़ता है और ये चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह सिक्योंग मरुस्थल में स्थित है। ओके, कौंस क्या है? कौंस है फ्रांस। ओके, यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ जो है प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। ओके, आगे पेंटागन जो है ये यूएसए में पड़ता है। यह यूएसए के रक्षा मंत्रालय के बिल्डिंग है और वर्जीनिया में स्थित एक बिल्डिंग का विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय की बिल्डिंग मानी जाती है। ठीक है, कौन? तो पेंटागन। आगे है डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड जो है ये यूएसए में पड़ता है। यह एक मनोरंजन पार्क है। क्या? तो डिज्नीलैंड क्या है? तो मनोरंजन पार्क है जो कि कैलिफोर्निया के अनाहिम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण जो है वाल्टर इलियास डिज्नी ने 1995 ईस्वी में करवाया था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अराविले कहाँ पड़ता है? तो ये भारत में पड़ता है। ये यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। कौन? तो अराविले पहला नगर है। यह पांडुचेरी में स्थित है। कौन? तो अराविले। इसकी स्थापना जो है अरबिंदु सोसाइटी की मीरा अल्फेसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 में की गई थी। किसकी स्थापना? तो वही अराविले की। ओके, जो कहाँ पड़ता है? तो पांडुचेरी में स्थित है। ओके, अब देखते हैं भारत का सामान्य जानकारी। ओके, भारत का सामान्य जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भारत के सामान्य जानकारी में हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या भूमिका है, इसकी कितनी चौड़ाई है, गोलाई है, सब जानेंगे। देखिए, भारत के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और कहने का अर्थ ये हो गया। देखिए, भारत के उत्तरी गोलार्ध में जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी और अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी जो है ये पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कौन? तो भारत। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात बोलेंगे तो यह जो है यह 6 डिग्री 4 से
37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। नहीं, अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहला हो गया है, तो आप ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। ओके, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर 8वां देश जो है लास्ट में वो अर्जेंटीना है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 8 तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और 7वां जो है वो भारत है क्षेत्रफल में। ओके, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। वो कौन कौन है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। और भारत से उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर मतलब 3214 किलोमीटर। ओके, और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, आगे है भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, और इसकी तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 61 किलोमीटर है। मुख्य भूमि बोलेगा तो 6100 किलोमीटर, और ऐसे अगर बोल दिया इसकी तटीय भाग की लंबाई तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन मुख्य बोल दिया तो 61 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने की जो लंबाई है वो देख लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश जो सीमा बनाती है भारत से, वो 5 राज्य से सीमा बनाती है। अगर कुल किलोमीटर की बात बोलेंगे तो 4,096.7 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और किस राज्य से सीमा बनाती है बांग्लादेश? तो बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम और असम। तो बांग्लादेश से जो है 5 राज्य सटते हैं, बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम और असम। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं चीन जो सीमा बनाती है वो कितने राज्यों से भारत की सीमा बनाती है? तो देखते हैं। चीन बनाती है 3,488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और किस किस देश राज्य से बनाती है? तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये जो है इन सभी राज्यों से सीमा बनाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, आगे है पाकिस्तान सीमा कितना बनाता है, कितना किलोमीटर भारत से? तो 3,323 किलोमीटर जो है भारत की सीमा बनाती है। और किन राज्यों से सटती है पाकिस्तान? तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान इन भारतीय राज्यों से सटती है। ओके, और सीमा की बात बोलेंगे तो 3,323 किलोमीटर। नेपाल की जो सीमा बनाती है भारत से, वो कितना किलोमीटर बनाती है? तो 1,751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कौन? तो नेपाल। और नेपाल से सटने वाले भारतीय राज्य कौन आते हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं कि नेपाल से जो सीमा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो USB याद रखिएगा। ठीक है, तो U से 2 हो जाता है उत्तराखंड, यूपी, और S से सिक्किम हो जाता है, B से 2 हो जाता है। ओके, एक होता है पश्चिम बंगाल, एक होता है बिहार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं म्यांमार से जो सीमा बनाते हैं, भारतीय राज्यों से जो सीमा बनाते हैं, तो ये जो बनाते हैं भारत से 1,643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और सीमा में अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी राज्य जो है म्यांमार से सीमा बनाते हैं। ठीक है, जो भारतीय राज्य हैं। आगे है भूटान जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी राज्यों से सीमा बनाते हैं। और किलोमीटर में बोलेंगे तो 699 किलोमीटर जो है भारत से सीमा बनाते हैं। कौन? तो भूटान।
ओके, अफ़गानिस्तान कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ओके, और अफ़गानिस्तान से सटने वाला अगर राज्य बोल दिया तो वो लद्दाख हो जाते हैं, जो पाक अधिकृत है। ओके, और कुल अगर बोलेंगे सीमा तो 15,106.7 किलोमीटर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। आगे देखते हैं। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। जैसे कि भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से 7 देश हैं। ठीक है, भारत के जलीय सीमा, समुद्री सीमा से 7 देश आते हैं। कौन कौन? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये क्या है? तो 7 देश हैं जो कि समुद्री सीमा से बंधे हैं। ओके, कौन कौन देश बोले? तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, अब देखते हैं आगे हेडिंग क्या है? तो पड़ोसी देशों से लगने वाला सबसे लंबा संबंध किसका है? तो देखिए, बांग्लादेश सबसे पहले आएगा, बांग्लादेश। ओके, जो कि पश्चिम बंगाल से कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 2216.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेपाल उत्तर प्रदेश से कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 691 किलोमीटर की सीमा बनाता है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भूटान ये असम से कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 267 किलोमीटर की सीमा बनाता है। पाकिस्तान राजस्थान से कितनी सीमा बनाता है? तो 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश से कितनी सीमा बनाता है? तो 1080 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, ठीक है, जो कि कौन कौन आते हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये सब क्या है? तो स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं। जो कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। ओके, जो कि यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। इसका जो है पहले इसका नाम क्या था? तो पिग्मेलियन पॉइंट था। ओके, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यह भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु बोल दिया तो सरक्रिक, जो कि गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु बोल दिया भारत का तो किबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ओके, जिसका पहले नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि यह भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूर स्थित है। और भारत के उत्तरी बिंदु बोल दिया तो इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत के पश्चिमी बिंदु बोल दिया तो सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। भारत के पूर्वी बिंदु बोल दिया तो किबितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे है कोलाबा पॉइंट। आगे कोलाबा पॉइंट है जो कि मुंबई में है। आगे क्या है? कोलाबा पॉइंट है जो कि मुंबई में है, जो कि पॉइंट किलीमेरे तमिलनाडु एवं पॉइंट पेड्रो जाफना, जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। ओके, जाफना कहाँ है? तो श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। और कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, जो कि पॉइंट किलीमेरे तमिलनाडु में, एवं कोलाबा पेड्रो जाफरा, जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा अलग करती है। ठीक है, भारत एवं चीन की सीमा को कौन रेखा अलग करता है? ठीक है, कौन सी रेखा है? तो वह है मैकमोहन रेखा। ओके, यह रेखा जो है 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में निर्धारित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। कराकोरम, आगे क्या है? कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजन बनाती है, जो कि 70 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर कराकोरम में सबसे लंबा है। और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किसे? तो ग्लेशियर कराकोरम में सबसे लंबा, और धरती पे ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा, और ग्लेशियर इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ओके, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ड्यूरंड रेखा है, जो कि
1896 ईस्वी में से ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण की गई थी और अब यह जो है रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ओके, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच जो है काली नदी सीमा बनाती है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखना है। पटकाई की पहाड़ी जो है भारत में म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा म्यांमार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में जो है श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा म्यांमार की खाड़ी से अलग होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। राम सेतु जो है पाक जलडमरू मध्य में ही स्थित है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार दक्षिणी में स्थित है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग आगे। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन सा है, तो आइए देख लेते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होके गुजरता है। ओके, तो आपका एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, तो यू को मा। ओके, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से मध्य प्रदेश और ए से आंध्र प्रदेश। ओके, तो भारत का जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इसी चीज़ आपको याद रखना है। ओके, और 5.5 घंटा आगे भी है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है 8 राज्य में, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यह जो है पश्चिम से पूरब की ओर दर्शाया गया है ऑलरेडी। ओके, आपसे बोलेगा कि पश्चिम से पूरब की ओर आप दर्शाइए, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं, जो कि 8 राज्यों से होके गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन है, पश्चिम से पूरब में जाना है आपको इस तरह से। पहला राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ओके, जब आप पश्चिम से पूरब दर्शा दें तो पूरब से पश्चिम नहीं दर्शा सकते हैं, ऑटोमेटिक सी बात है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ओके, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश हैं वह है पाकिस्तान, भारत, ठीक है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस तरह से हैं। ओके, जो कि उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। आगे है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। वो 8 राज्य कौन कौन है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब राज्यों से सटती है। कौन, तो उत्तर प्रदेश। ओके, जो 8 राज्यों से सर्वाधिक होकर सटती है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। ओके, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और 1663 किलोमीटर है। ओके, इसके बाद आंध्र प्रदेश तटरेखा सबसे लंबी है, जो भारत के 9 सबसे लंबी है। ओके, भारत के 9 राज्य जो तटरेखा से सटे हैं वो कौन कौन है, जो कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, और कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो 9 राज्य हैं ऐसे जो कि भारत के समुद्री तट से
सटे हैं। ओके, तटरेखा से सटे हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन कौन सा है? तो उत्तराखंड आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, बिहार आते हैं, पश्चिम बंगाल आते हैं, तो सिक्किम आते हैं। तो आपको हम ट्रिक भी बताए थे। ट्रिक क्या है? तो USB। यू से 2 आते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, एस से सिक्किम और बी से 2 आते हैं, एक आते हैं बिहार, एक आते हैं बंगाल। ओके, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। ओके, क्या ट्रिक बोले? USB, जो कि नेपाल की सीमा से बनाते हैं। आगे है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। मतलब पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, नहीं मिलती है। ओके, आगे देखते हैं। नहीं मिलती है। ओके, आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान की सीमा से 3 भारतीय राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं। पहला राजस्थान जो कि 1170 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दूसरा गुजरात जो कि 506 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और तीसरा पंजाब जो कि 425 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। इससे पहले थोड़ा सा दर्रा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। कराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ओके, सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ओके, चिलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अंगियाब दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कहाँ तक देखे थे? तो पंजाब तक देख लिए थे, जो कि 425 किलोमीटर की सीमा बनाती है बांग्लादेश से। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। ओके, क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में म्यांमार से मिलती है, पश्चिम में भूटान से मिलती है, उत्तर में चीन से मिलती है। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है कौन सी सीमा? तो सिक्किम की सीमा। ओके, आगे है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है वह कौन सा है? तो त्रिपुरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो वो त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में या असम, केवल उत्तर पूर्व में या असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोश नदी जो है ये असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। यंगयाब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। ठीक है, संकोश नदी क्या होता है? तो असम अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है, जो यंगयाब दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे है जोजिला दर्रा का निर्माण जोजिला दर्रा का जो निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। ओके, सिंधु नदी के द्वारा सिपकिला का निर्माण, इसको अच्छे समझते हैं। जोजिला दर्रा का जो निर्माण हुआ है सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, जबकि सिपकिला दर्रा का निर्माण हुआ है सतलज नदी से। ओके, और जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है तिस्ता नदी से। ओके, और लद्दाख में स्थित कराकोरम दर्रा का सबसे ऊंचा दर्रा माना गया है। कौन? कराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा दर्रा माना गया है। इसकी ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1A, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए जम्मू कश्मीर घाटी से
जोड़ता है, चीज़ भी आपको याद रखना है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। ओके, बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग जो गुजरता है, ये जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। ओके, बनिहाल दर्रे से जो कि जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है, यह जो है इसी सुरंग में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है, यह जो है भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। भारत एवं म्यांमार को कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो कि मणिपुर में है। शिवकिला दर्रा जो कि शिवकिला दर्रा जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिवकिला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना। जीवित जर पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जर पुल जो है ये मेघालय में पाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे है, नोट में लिखा गया है कि मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुबंधन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूपांतर कर देते हैं। ओके, कहने का अर्थ ये हो गया कि मेघालय के जो खासी जनजाति के लोग हैं, रबर के ट्री नामक पौधे के जड़ों से अनुबंधन कर इन्हें, मतलब बंधन और बना उना के जो है ना, सुदृढ़ पुलों का रूपांतर कर देते हैं, पुल बना देते हैं। ओके, कहाँ के लोग? तो खासी जनजाति जो कि मेघालय में पाया जाता है, जिसे जीवित जड़ पुल भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। ओके, जीवित जड़ पुल को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? तो जिंग केंग ईरो कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो कि कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो कि कन्याकुमारी में मिलते हैं। ओके, भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी, श्रीलंका में तेलमन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रबाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल कहा जाता है। किसे? तो तेलमन्नार के बीच समुद्री में डूबी प्रबाल द्वीप एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे है, जाफना तमिलनाडु से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा जोड़ता है। ओके, आगे देखते हैं, भारत का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं। देश का कुल क्षेत्रफल 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 किलोमीटर से अधिक है। ओके, 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। पंजाब हिमालय जो कि 560 किलोमीटर पर विस्तृत है और यह जो है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी हिमालय? तो पंजाब हिमालय। जब आपसे पूछे कि सिंधु और सतलज के बीच कौन सी हिमालय है तो पंजाब हिमालय बोलिएगा, जो कि इसका विस्तार और लंबाई कितनी है? तो 563 किलोमीटर है। ओके, कुमायूं हिमालय, इसका लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर है। और कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। ओके, नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर की लंबाई है और काली और त्रिस्ता के मध्य यह नेपाल हिमालय स्थित है। असम हिमालय कितनी लंबाई है? तो 720 किलोमीटर की लंबाई है और यह जो है त्रिस्ता एवं दिहान नदियों के बीच स्थित है। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके,
आगे है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ओके, पहला उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा समुद्र तटीय मैदान। ओके, तो इस तरह से बांटा गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। भूवैज्ञानिकों के तथ्यानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ के तीथिस नामक उथला समुद्र था। ओके, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। आधुनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर एवं तिब्बत की ओर अवतल में हो गई है। ओके, क्या बोला गया है? हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर एवं तिब्बत की ओर अवतल है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप अगर मेरा होमवर्क सीरीज फॉलो करते हैं तो आपको ये बात की गारंटी देते हैं कि सेट में आपका हद तक ज़्यादा नंबर आने की चांस बढ़ जाती। ओके, तो इस चीज़ आपको याद रखना है। आगे है उत्तर के पर्वतीय मैदान को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। ओके, K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं, इसकी ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 8611 मीटर है। ओके, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन? तो गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसे बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीरपंजाल में बनिहाल और जास्कर श्रेणी में फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जाफना की खेती की जाती है। करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड एवं मोटी परत के रूप में जमा है। बृहद हिमालय में जोजिला है और पीरपंजाल में बनिहाल है। जास्कर श्रेणी में फोटूला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रे स्थित हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील स्थित हैं, जो कि डल झील है, बुलर झील है। और खारे पानी की झील की बात बोलेंगे तो पागोंग सो झील है, जो कि और सोमू गिरी में स्थित है। ओके, मीठे पानी की झील बोलेगा जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, तो याद रखिएगा डल और बुलर है। और खारे पानी का झील बोल दिया तो पागोंग सो है, जो कि सोमूरू गिरी में स्थित है। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चार शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित है। ओके, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी ऊंचाई की बात बोलेंगे तो 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ओके, कहने का अर्थ है कि ऊंची जो हिमालय की चोटी पाई जाती है ना, वो हिमाद्री श्रेणी में ही पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है, हिमाद्री श्रेणी या बृहद हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एवरेस्ट, ये सब नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, याद रखिएगा। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बर्मा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान। ओके, भौतिक विज्ञान को समझने की
का प्रयास करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव क्या है। देखिए, भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं के अध्ययन होता है। ओके, भौतिकी प्रकृति जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अलग शाखाएं विकास भौतिक विज्ञान बहुत हद तक निर्भर करता है। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट और मेन फोकस करना है आपको आगे मात्रक पे। ओके, समझते हैं ध्यान से, मात्रक समझते हैं। देखिए, मात्रक जो है किसी राशि के मापन के निर्देश को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश को क्या कहा जाता है, तो मात्रक कहा जाता है। ओके, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ओके, SI पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। ओके, आइए जानते हैं मूल मात्रक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखिए, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ का परिमाण जिसे बोलते हैं मोल। ओके, ये सब जो है मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं, जिसका मात्रक होता है। ओके, इसका मात्रक भी होता है, वो देख लेते हैं। लंबाई के मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसे m से डिनोट करते हैं। ओके, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, इसे kg से डिनोट करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे s से डिनोट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे k से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है, इसे a से डिनोट करते हैं। ओके, ज्योति तीव्रता की SI इकाई क्या होती है, तो केंडला होती है, इसे CD से डिनोट करते हैं। पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक मोल होता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, जो कि मोल से ही डिनोट किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। समतल कोण का अगर ऐसे ही मात्रक बोल दिया तो रेडियन होता है। ओके, जो कि इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ओके, धन कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है, जो कि SR से आप दर्शा सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। SI के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम हैं एवं संकेत हैं, वो देख लेते हैं। ओके, ताप जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड C से पुराना मतलब इस तरह से दर्शाया जाता है, और डिग्री सेल्सियस ये नया नाम है उसका। ओके, आवृत्ति जो होती है, ये आवृत्ति का अगर कंपन प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड होता है, और CPS पुराना इसका मान है। और आवृत्ति को किस में व्यक्त किया जाता है, तो हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ओके, ज्योति तीव्रता, इसे जो है पुरानी, इसे क्या किया जाता है, केंडला, इसका अगर तीव्रता बोल दिया तो केंडला शक्ति होता है, जो कि CP इसका पुराना प्रतीक है, और केंडला जो को CD में डिनोट किया जाता है। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं समतल कोण को d थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई ds एवं इसकी त्रिज्या r के अनुपात अर्थात इस तरह से इसे दर्शाया गया है, जैसे कि d थीटा बराबर ds/r रेडियन, इस तरह से होता है इसका। ओके, समतल कोण का मान। ठोस कोण का देख लेते हैं। ठोस कोण का मान जो होता है d ओम त्रिज्या चित्रानुसार इस तरह से दर्शाया गया है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। ओके, और इसके प्रति निर्मित गोलीय पृष्ठ के अनुरोधन क्षेत्र dA त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है, अर्थात d ओम बराबर dA/r² होता है इसका मान। ओके, आगे समझते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ओके, किलोमीटर में अगर बोल दिया तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर बोल दीजिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पार्सेक होती है। ओके, एक पार्सेक बराबर क्या उतना होता है, एक पार्सेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ओके, या फिर 308 गुना 10⁻16 मीटर होता है। ओके, बल्कि CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है तो डाइन होता है, और SI पद्धति में अगर मात्रक बोल दिया बल का तो न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। कार का CGS पद्धति में मात्रक कितना होता है तो अर्घ होता है। कार का CGS पद्धति में मात्रक क्या है तो अर्घ होता है। एवं SI पद्धति में मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। SI पद्धति में मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, और एक जूल बराबर कितना होता है तो 10⁻7 अर्घ होता है एक जूल बराबर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, यहाँ कुछ 10 के घात में कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आपसे पूछेगा कि एक इलेक्ट्रो बराबर कितना होता है तो 10⁻24 इलेक्ट्रो, 10⁻24 इलेक्ट्रो होता है। एक जेप्टा बराबर कितना होता है तो 10⁻21 जेप्टा होता है, और जेप्टा को जेड से डिनोट करते हैं और योप्टो को वाई से डिनोट करते हैं। 10⁻18 कितना होता है तो हेक्सा होता है। 10⁻ कितना होता है 18 तो हेक्सा होता है, और हेक्सा को ई से डिनोट करते हैं। 10⁻15 कितना होता है तो पेटा होता है, और इसको पी से डिनोट करते हैं। 10⁻12 कितना होता है तो टेरा होता है, इसे टी से डिनोट करते हैं। 10⁻9 कितना होता है तो गीगा होता है, इसे जी से डिनोट करते हैं। 10⁻6 कितना होता है तो मेगा होता है, इसे जो है एम से डिनोट किया जाता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻6 गीगा होता है। ओके, 10⁻3 कितना होता है तो किलो होता है, इसे के से डिनोट करते हैं। 10⁻2 कितना होता है तो हेक्टो होता है, इसे एस से डिनोट करते हैं। 10⁻1 कितना होता है तो डेका होता है, इसे डी ए से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, अब बोलेगा आपको ये योक्टो, ठीक है। आगे क्या देखे थे योटा, अब देखेंगे योक्टो। ओके, देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं। योटा बोलेगा 10⁻, ठीक है, एक योटा बराबर होता है। योक्टो बोलेगा तो 10⁻24, 10⁻, कितना होता है 24, एक योक्टो होता है, इसे वाई से डिनोट करते हैं। जेप्टो बोलेगा तो 10⁻-21 जेप्टो होता है। 10⁻-21 जेप्टो होता है। 10⁻-18 बोलेगा तो एटो होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। 10⁻15 बोलेगा तो फेम्टो होता है, इसे एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻-12 बोलेगा तो पिको होता है, इसे पी से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं नैनो। 10⁻-9 इसे एन से डिनोट करते हैं। 10⁻-6 ये क्या है तो माइक्रो है। 10⁻6 क्या है तो ये माइक्रो है, और इसे जो है म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, 10⁻, मिली है, इसे एम से डिनोट करते हैं। 10⁻-2 है, जिसे बोलते हैं सेंटी, इसे जो है सी से डिनोट करते हैं। ओके, 10⁻1 कितना है 10⁻1 को डेसी बोलते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है बीमा, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि समझते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया बेग और चाल का बीमा क्या है। बेग और चाल का बीमा सूत्र क्या होता है तो MLT/1, MLT/1 होता है। ओके, त्वरण का बीमा बोल दिया तो MLT/2 होता है, MLT/2 होता है। ओके, बल का बीमा बोल दिया तो बल गुना त्वरण होता है, और इसका बीमा बोल दिया तो MLT/2 होता है, MLT-2 होता है, वही इन्वर्स 2 होता है। ओके, इन्वर्स 2 भी बोल सकते हैं आप।
याद रखिएगा। ओके, आगे समझते हैं आवेग। आगे क्या है आवेग। आवेग का अगर बीमा बोल दिया तो mlt-1 होता है, mlt-1 होता है। ओके, कार्य बराबर क्या होता है तो बल गुना विस्थापन होता है। और कार्य या ऊर्जा का बीमा पूछ लिया आपसे तो mlt-t-2 होता है। शक्ति का बीमा पूछ लिया तो mlt² T इनवर्स Q होता है। ओके, T इनवर्स Q होता है। संवेग का पूछ लिया तो mlt-1 होता है। दाब का पूछ लिया, दाब या प्रतिबल का, तो ml-1 T-2 होता है। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। आगे क्या है प्रत्यास्थ गुणांक का बीमा क्या होता है तो ml-T-2 होता है। पृष्ठ तनाव का क्या होता है बीमा तो ml-T-2 होता है, ml-T-2 होता है। वेग प्रबलता का बीमा क्या होता है तो ml-T-1 होता है। श्यानता का गुणांक का बीमा क्या होता है तो ml-1 T-1 होता है। ओके, कोणीय वेग का बीमा बोलेगा तो ml-T-1 होता है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। जड़त्व आघूर्ण का बोल दिया तो आप याद रखिएगा ml-2 T होता है, ml-2 T-1 होता है। ओके, कोणीय संवेग बोल दिया तो